नमस्कार दोस्तों, मार्को भैया आज फिर एक और डरावनी फिल्म लेके आए हैं। सोचिए, आपको एक आलीशान हवेली में शादी के लिए बुलाया जाए, लेकिन वहाँ दूल्हा दुल्हन नहीं बल्कि खून के प्यासे वैम्पायर्स आपका इंतजार कर रहे हों। एलिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एलिस ने बहुत छोटी उम्र में अपने पेरेंट्स को खो दिया था। अब उसकी बड़ी बहन एमा ही उसकी सब कुछ थी। एक दिन दोनों चैट कर रही थीं कि तभी एलिस के लैपटॉप पर एक अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। भेजने वाले का नाम लुकस था, जिसने खुद को एलिस का कजिन बताया और मिलने की जिद की। दोनों एक आलीशान रेस्टोरेंट में मिले। पहले तो एलिस को शक हुआ, पर लुकस ने एलिस की फैमिली के ऐसे ऐसे राज खोल दिए कि वो दंग रह गई। यहाँ तक कि उसने एलिस की दादी के एक पुराने अफेयर के बारे में भी बता दिया, जो घर के एक नौकर के साथ था। फिर बातों बातों में लुकास ने उसे अपने दूसरे भाई की शादी में इनवाइट किया। एलिस पहले तो हिचकिचाई, पर जब लुकास ने कहा कि उसके बूढ़े दादाजी उससे आखिरी बार मिलना चाहते हैं, तो एलिस तुरंत इंग्लैंड के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचते ही उसका स्वागत शाही अंदाज में हुआ। महंगी गाड़ियां उसे एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली में ले गईं। वहां एलिस को उसके कमरे में छोड़ा गया, जहां मिसेस सोफिया उसकी पर्सनल मेड के तौर पर तैनात थी। उस रात सोने से पहले एलिस थोड़ी एक्सरसाइज कर रही थी। तभी अचानक उसे अपनी पीठ पर एक अजीब सी सिहरन और ठंडक महसूस हुई। उसे लगा जैसे पीछे कोई और भी है। झटके से मुड़कर देखा तो सामने एक अजनबी औरत खड़ी थी। तभी उसका सिर कटकर नीचे गिर गया। एलिस की चीख निकल गई, पर तभी उसकी आंख खुली। वो सिर्फ एक बुरा सपना था और खिड़की पर कोई नहीं था। तभी उसकी नजर सामने वाली कुर्सी पर पड़ी, जहां एक परछाई बैठी थी। कांपते हाथों से जब उसने लाइट जलाई तो देखा कि वो सिर्फ उसके रखे हुए कपड़े थे। रात के करीब 3 बज रहे थे। एलिस को प्यास लगी तो वो पानी लेने बाहर निकली। वहां उसने देखा कि मिसेस सोफिया कुछ नई नौकरानियों को ट्रेनिंग दे रही थी। उनकी ड्यूटी का शेड्यूल सुनकर एलिस के होश उड़ गए। वे महीने के 30 दिन काम करती थीं और उनकी शिफ्ट सुबह 7 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक चलती थी, यानी सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक। एलिस गौर से उनकी बातें सुन ही रही थी कि तभी पीछे से कोई दबे पांव उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही 2 हाथ उसकी गर्दन की तरफ लपके, एलिस को एहसास हुआ और वो पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक मिसेस सोफिया उसके सामने आ खड़ी हुई। एलिस बुरी तरह चौंक गई। सोफिया ने ठंडी आवाज में बस इतना कहा, मैम, इस अंधेरे में आपका यहाँ घूमना सेफ नहीं है। मिसेस सोफिया ने एलिस को वापस उसके कमरे में छोड़ दिया। जाते जाते उन्होंने एक दूसरी मेड क्लारा को चुनकर उसे ओवर टाइम पर लगा दिया। हवेली की लाइटें खराब थीं, इसलिए बेचारी क्लारा ने मोमबत्तियां जलाईं और सफाई शुरू कर दी। उसने कानों में हेडफोन लगा रखे थे और वो गाने सुनने में मग्न थी। उसे पता ही नहीं चला कि कमरा अपने आप अंदर से बंद हो चुका है। अचानक एक काली परछाई उसके पास से गुजरी। जैसे ही एक मोमबत्ती बुझी, क्लारा ने उसे फिर से जलाया। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। एक कुर्सी अपने आप गोल गोल घूम रही थी। बंद कमरे में बर्फीली हवा का झोंका आया और कोने में रखा पुराना ग्रामोफोन खुद ब खुद बजने लगा। क्लारा डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी उसकी नजर ऊपर छत की तरफ गई। वहां एक भयानक सा साया मॉन्स्टर दिखाई दिया और अगले ही पल उस कमरे में क्लारा की आखिरी चीख गूंजी। अगली सुबह एलिस की नींद दरवाजे पर हो रही जोरदार दस्तक से खुली। उसे जल्दी तैयार होकर एक अजीब से फैमिली फंक्शन में जाना था। वहां हॉल में कई अनजान अंकल और आंटियां जमा थे। एलिस की कजन ने इशारा करते हुए बताया कि सामने सोफे पर जो समुद्री डाकू की ड्रेस पहने बूढ़े शख्स बैठे हैं, वही उसके दादाजी हैं। जैसे ही एलिस वहां पहुंची, सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद नौकरानी सबके लिए नाश्ता और चॉकलेट्स लेकर आई। जैसे ही वो नौकरानी किचन में वापस गई, वहां के बटलर ने उसे बेसमेंट से 1982 की लाफिट वाइन की बोतल लाने को कहा। तहखाना बहुत ही डरावना था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और चूहों की भरमार थी। क्लारा जैसे ही वाइन ढूंढने लगी, लाइटें अजीब तरह से जलने बुझने लगीं। तभी अंधेरे में से एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा। वो बुरी तरह डर गई, पर देखा तो उसकी साथी थी जो बस उसे डरा रही थी। उसने उसे झिड़का और फिर से बोतल ढूंढने लगी। तभी अचानक एक और हाथ उसके सिर के ऊपर से धीरे धीरे नीचे आया। उसे लगा उसकी साथी फिर से मजाक कर रही है, पर उसे क्या पता था कि इस बार वो कोई इंसान नहीं था। जैसे ही वो नौकरानी पीछे मुड़ी, वहां कोई नहीं था। सन्नाटा छाया हुआ था। तभी दूर से उसके साथी की आवाज आई, अरे मुझे वाइन मिल रही है, जल्दी आओ। वो राहत की सांस लेकर अपने साथी के पास पहुंची। उसने वाइन की बोतल पकड़ी और उसे बाहर निकालने की कोशिश की, पर बोतल टस से मस नहीं हुई। वो उसे जितना जोर से खींचती, बोतल उतनी ही जाम लगती। अचानक एक अनदेखी ताकत ने उसे झटके से पीछे खींचा। अंधेरे में उसके साथी के ठीक पीछे एक रूहानी साया खड़ा था। कमेंट में बताओ इनके साथ क्या ही हुआ होगा। पलक झपकते ही वे दोनों हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए और तहखाने में फिर वही डरावनी शांति छा गई। दोपहर में जब एलिस अपने कमरे में लौटी तो उसने देखा कि बेड पर एक बहुत ही सुंदर गाउन रखा था।
साथ में हवेली के मालिक का एक नोट भी था जिस पर लिखा था, आज रात तुम्हारा इंतजार रहेगा। शाम को जब एलिस सज धज कर पार्टी में पहुंची तो सबने तालियों के साथ उसका स्वागत किया। वहां दो और औरतें भी आईं। एक तरफ लेडी सोफी थी और दूसरी तरफ ल्यूसी। उनके परिवार सालों से इस हवेली के वफादार रहे थे। कोई कानून संभालता था तो कोई पैसों का हिसाब, और इस जागीर का वारिस मार्कस अपने परिवार की दौलत और रुतबे को बढ़ाने का काम करता था। पार्टी के दौरान मार्कस और एलिस ने एक रोमांटिक डांस शुरू किया। डांस करते करते मार्कस उसे बातों में उलझाकर एक ऐसी सुनसान जगह ले गया जहां कोई और नहीं था। माहौल को और भी जादुई बनाने के लिए मार्कस ने बड़ी चालाकी से आतिशबाजी का शो दिखाया। नजारा तो बहुत खूबसूरत था, पर हैरानी की बात यह थी कि इसका सारा खर्चा अनजाने में एलिस के ही पैसों से हुआ था। दोनों एक दूसरे के साथ पल बिता रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में खड़ा कोई अनजान शख्स उन्हें दूर से घूर रहा था। घड़ी की सुइयां 12 पर पहुंच चुकी थीं। आधी रात हो गई थी। उस मुलाकात के बाद एलिस की नींद उड़ गई थी। पहली रात के उस खौफनाक अनुभव की वजह से उसकी नजर तुरंत कमरे की कुर्सी पर गई। शुक्र था कि वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे फिर भी महसूस हो रहा था कि अंधेरे में कोई उसे घूर रहा है। जब उसने बिस्तर के सामने देखा तो उसे एक साया खड़ा दिखाई दिया। जैसे ही वो लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाई, छत की तरफ से एक अजीब सी आवाज आई। तभी उसे एक परछाई दिखी जो छत पर चल रही थी। एलिस डर के मारे बिस्तर के नीचे छिप गई। उसकी सांसें थम सी गई थीं। तभी एक रूहानी परछाई पलक झपकते ही उसके सामने से गुजरी और गायब हो गई। एलिस पसीने से तरबतर थी। तभी उसके पीछे से एक हाथ आया और उसे पीछे खींच लिया। उसका तो कलेजा हलक में आ गया। शुक्र है ये मार्कस था। फिर मार्कस ने लाइट जलाई, पर कमरे में कोई नहीं था। एलिस को इतना डरा हुआ देखकर मार्कस ने उसे दिलासा दिया और उसे शांत किया। अगली सुबह जब एलिस की नींद खुली तो मार्कस वहां नहीं था। एलिस ने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। बिस्तर के पास उसे बस एक कार्ड मिला जिस पर लिखा था, कल की रात बेहतरीन थी, मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था, आज रात फिर मिलते हैं। अभी एलिस पिछली रात की बातों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। लेडी सोफी और ल्यूसी वहां खड़ी थीं। वे एलिस को स्पा और रिलैक्स करने के बहाने अपने साथ ले गईं। स्पा के दौरान सोफी ने तंज कसते हुए कहा, एलिस तुम हमसे बहुत कुछ छिपा रही हो। उस बंद दरवाजे के पीछे तुम्हारा कोई बड़ा राज है ना? तभी अचानक नौकरानी से गलती हो गई और मसाज के दौरान एलिस की उंगली पर एक कट लग गया। खून निकलता देख लेडी सोफी का व्यवहार एकदम बदल गया। उसने बिना सोचे एलिस की उंगली को अपने मुंह में ले लिया और खून चूसने लगी। उनका ये अजीब और डरावना बर्ताव देखकर एलिस वहां से तुरंत भाग निकली। वापस आते समय एलिस उसी रहस्यमयी दरवाजे के पास से गुजरी। उसे याद आया कि पहली रात नौकरानी ने चाबी कहाँ छिपाई थी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोल दिया। ये वही जगह थी जहां पहली नौकरानी ने अपना राज छिपाया था। एलिस ने लाइट जलाने की कोशिश की, पर अंधेरे में उससे एक कांच का जार टूट गया। जैसे ही उसने नीचे गिरे कागजात देखे, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस फाइल में एलिस की पूरी कुंडली थी, उसकी निजी जानकारी, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स का डेटा और उसकी हर छोटी बड़ी आदत का रिकॉर्ड। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एलिस को यहाँ बुलाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। एलिस पूरी तरह डर चुकी थी। वो तुरंत अपने कमरे में भागी और भागने के लिए अपना सामान पैक करने लगी। तभी वहां मार्कस आ पहुंचा। उसे जब पता चला कि एलिस हवेली छोड़कर जा रही है तो उसने सोचा कि शायद स्पा वाली बात से वो नाराज है, लेकिन एलिस ने बिना कुछ कहे वो फाइल उसके हाथ में थमा दी। मार्कस ने फाइल देखी और भावुक होकर एलिस का हाथ थाम लिया। उसने कहा, एलिस मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन मुझे गैजेट्स और इंटरनेट से नफरत है, इसलिए मैंने नौकरानी से कहकर ये सब प्रिंट करवाया था। उसने आगे कहा, कागज पर लिखे ये शब्द तो कुछ भी नहीं है, असली तुम तो इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। मार्कस की मीठी बातों और एलिस का दिल पिघला दिया। दोनों के बीच की कड़वाहट खत्म हुई और वे फिर से करीब आ गए। अगला दिन आ गया, शादी की दावत का दिन। मार्कस तैयार होकर नीचे चला गया। जब एलिस अपनी सबसे सुंदर ड्रेस पहनकर हॉल में पहुंची तो सबकी सांसें थम गईं। वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। खाने से पहले की कुछ अजीब रस्में हुई और फिर दावत शुरू हुई। तभी एलिस ने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब तो ठीक है, पर दूल्हा और दुल्हन कहाँ हैं? सब एक दूसरे को देखने लगे। माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी मार्कस खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए ऐलान किया, मेरी दुल्हन कहीं और नहीं बल्कि यही है, एलिस। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया, पर एलिस का दिमाग सुन्न हो गया था। मार्कस ने धीरे से हाथ का इशारा किया। तभी बटलर रेंगता हुआ नौकरानी के पीछे पहुंचा और बिजली की फुर्ती से एक विशाल तलवार घुमाकर उसका गला रेत दिया। जैसे ही मार्कस ने गिरते हुए खून को एक प्याले में भरा,
हॉल में मौजूद हर एक मेहमान के मुंह से लंबे और नुकीले वैम्पायर के दांत बाहर निकल आए। मार्कस ने एक खौफनाक सच बताया। एलिस की दादी असल में मार्कस की मंगेतर थी। जब उसे पता चला कि उसका प्रेमी एक इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है, तो उसका दिल टूट गया और उसने हवेली की दूसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अब मार्कस एलिस के जरिए उस पुरानी अधूरी कहानी को पूरा करना चाहता था। उस रात खिड़की से जो औरत एलिस को घूर रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी दादी की रूह थी, जो उसे आगाह करने आई थी। अब मंजर बदल चुका था। वैम्पायर्स का झुंड एलिस को घसीटते हुए उसी अंधेरे तहखाने में ले गए। वहां मार्कस की 2 पुरानी पत्नियां खड़ी थीं। एलिस को इस नई वैम्पायर लाइफ में ढालने के लिए लेडी सोफी ने बड़ी बेरहमी से एक ताबूत खोला और एलिस को जबरदस्ती उसके अंदर बंद कर दिया। एलिस चीखती चिल्लाती रही, ताबूत पीटती रही, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। पूरी रात उस अंधेरे संदूक में घुटने के बाद अगली सुबह एलिस को बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। अचानक एक हथौड़े की चोट से ताबूत का ढक्कन खुला। सामने वही मेड खड़ी थी। एलिस ने हैरानी से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? नौकरानी ने भावुक होकर बताया, मैं तुम्हारी दादी की सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं तुम्हें इस राक्षस के हवाले होते नहीं देख सकती। उसने एलिस को भागने का रास्ता दिखाया और कहा, भागो एलिस, तब तक मत रुकना जब तक तुम प्लेन में ना बैठ जाओ। याद रखना, इन वैम्पायर्स को सिर्फ इनका सिर काटकर या इन्हें जलाकर ही खत्म किया जा सकता है। उसने खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था ताकि एलिस बच सके। गार्ड से बचते बचाते एलिस एक पुरानी जर्जर झोपड़ी में जा छिपी, पर अंदर घुसते ही उसकी रूह कांप गई। वो कमरा क्षत विक्षत लाशों से भरा पड़ा था। एलिस अपनी चीख दबाकर एक कोने में दुबक गई। तभी दरवाजे पर भारी कदमों की आहट हुई। 2 हट्टे कट्टे आदमी एक और लाश लेकर अंदर आए। वो लाश उसी भली नौकरानी की थी जिसने अभी एलिस की जान बचाई थी। तभी छत से खून की 2 बूंदें एलिस के चेहरे पर गिरी। खौफ के मारे उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। बाहर खड़े बटलर ने वो आवाज सुन ली और कमरे की तलाशी लेने लगा। एलिस ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और बटलर की नाक के नीचे से भागकर बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। बटलर अंदर ही कैद होकर बड़बड़ाता रह गया। भागते भागते दूर से उसे चर्च की घंटी सुनाई दी। सामने एक छोटा सा कस्बा देखकर एलिस की जान में जान आई। वो बुरी तरह थक चुकी थी और गुस्से में भी थी। भागते भागते शाम हो गई। तभी उसे कोने में एक छोटा सा घर दिखा जिसकी खिड़की से रोशनी आ रही थी। अपनों का धोखा और व्लादिमीर का असली रूप। एलिस उस घर में घुसी तो घर वालों ने पहले तो उसे भिखारी समझकर इग्नोर किया, पर फिर उस आदमी ने पुलिस को बुलाने का नाटक किया। उस औरत ने एलिस को बड़े प्यार से गर्म चाय पिलाई और फिर फोन हाथ में लेकर धीरे से कहा, हाँ, वो लड़की हवेली से भागकर यहां आई है। एलिस की नजर पास पड़ी एक पुरानी फोटो पर पड़ी और वो सन्न रह गई। उस फोटो में वो औरत उसी काले नौकर के साथ खड़ी थी जिसका एलिस की दादी के साथ अफेयर था। एलिस का माथा ठनका। उसने तो इन लोगों को बताया ही नहीं था कि वो किसी हवेली से भागकर आई है। तभी उस बूढ़े आदमी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बेटा चाय पी लो, सारी थकान मिट जाएगी। खौलती हुई चाय को देखकर एलिस समझ गई कि ये लोग भी वैम्पायर्स के साथ मिले हुए हैं। जैसे ही उस औरत ने उसे दोबारा चाय पीने को कहा, एलिस ने चाय पीने का नाटक किया और अचानक वो गर्म चाय उस बूढ़े के चेहरे पर फेंक दी। वो वहां से भागने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने उसके सिर पर भारी चीज दे मारी। एलिस की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। जब एलिस की आंख खुली तो उसने खुद को फिर से उसी हवेली में पाया। सामने मार्कस बैठा था। उसने अपना असली परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम व्लादिमीर है, जिसे दुनिया क्रिम्सन रीपर, खून का सौदागर कहती है। व्लादिमीर ने बड़े गर्व से कहा, एलिस, तुम पागल हो जो यहां से भाग रही थी। यहां तुम्हें बेहिसाब दौलत, ताकत और कभी ना खत्म होने वाली अमर जिंदगी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम पति मिलेगा। एलिस ने गुस्से में उसके चेहरे पर थूक दिया, पर व्लादिमीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ठंडे लहजे में ऐलान किया, शादी कल ही होगी। तभी पास ही वो बेचारी नौकरानी, जो शायद बच गई थी, कराहते हुए जागी। व्लादिमीर ने बिना किसी रहम के उसका पैर पकड़ा और उसे वहीं काट लिया। खून का स्वाद चखने के बाद उसने बड़ी बेशर्मी से कमेंट किया, छी, इसने अपने पैर नहीं धोए थे। अगली सुबह एलिस को दुल्हन का घूंघट उठाकर शादी के हॉल में ले जाया गया। चारों तरफ वही खूंखार वैम्पायर रिश्तेदार बैठे थे, जो अपनी दुल्हन का स्वागत करने के लिए अपनी भूखी आंखों से उसे देख रहे थे। शादी के मंडप में उस बूढ़े वैम्पायर ने मौका पाकर एलिस को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। तभी पादरी ने एलिस से कसम लेने को कहा, क्या तुम अपने स्वामी की हमेशा सेवा और आज्ञा पालन करोगी? एलिस ने जैसे ही हां कहा,
व्लादिमीर ने अपनी कलाई काट ली। वैम्पायर्स के रिवाज के मुताबिक खून के लेन देन से ही वे एक दूसरे की शक्तियां पा सकते थे। व्लादिमीर का खून पीते ही एलिस के शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं, नाखून लंबे हो गए और रगों में वैम्पायर का खून उबलने लगा। शक्ति मिलते ही एलिस का डर गायब हो गया। उसने अपने पति को एक तरफ धकेला और बिना देर किए पूरे हॉल में आग लगा दी और इस भगड़ में उसने व्लादिमीर के सीने में खंजर घोंप दिया। व्लादिमीर की उम्र तेजी से ढलने लगी और वो बूढ़ा होने लगा। अराजकता का फायदा उठाकर एलिस वहां से भागी, पर व्लादिमीर ने हार नहीं मानी। उसने एक कोने में एलिस को दबोच लिया और उसका गला पकड़ लिया। व्लादिमीर अब इमोशनल ड्रामा करने लगा। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, दौलत, ताकत और अमर जीवन, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन कहते हैं ना कि विलन अक्सर ज्यादा बोलने के चक्कर में ही मारे जाते हैं। एलिस ने अपनी बांह पर एक तार लपेटा हुआ था, जिससे उसने झटके से खुद को छुड़ाया। व्लादिमीर अभी भी कुछ बकवास करना चाहता था, पर एलिस ने बिना समय गवाए उसे एक जोरदार लात मारी और सीधे आग के दरिया में फेंक दिया। व्लादिमीर की दर्दनाक चीखों के बीच हवेली जलकर राख होने लगी और एलिस का राक्षसी रूप भी धीरे धीरे गायब हो गया। वो फिर से एक इंसान बन गई और शान से उस जलती हुई हवेली से बाहर निकल आई। तो कैसी लगी मूवी कमेंट्स में जरूर बताना।